हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में अपन जानेंगे जीव की आधारभूत संरचना और साथ ही जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और कुछ नियम के बारे में। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। तो इसमें आपके सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपके आ जाता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द है वो बेसिकली आपके उसका मतलब क्या है वो अपन आज समझते हैं। तो बायोज जो शब्द है उसका अर्थ होता है जीवन, और लोगोज जो शब्द है उसका अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, मतलब जीवन का अध्ययन। और ये जो बायोज एंड लोगोज ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द लिए गए हैं आपके ग्रीक लैंग्वेज से। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों शब्द हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। अब अपन बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी। ठीक है, जो कि अपन ने 12th के अंदर अगर आप साइंस लेते हो तो उसमें आपको बायो और मैथ दो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में आप जितने भी सजीव हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं, और इन सजीव में आपके जो सूक्ष्मतम जीव होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसी के अंदर आपके जो ये जैसे आप देख पा रहे हो पैरामीशियम है। ठीक है, जो कि एक जलीय जीव है बेसिकली। इसके अलावा आपके डीएनए वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, डीएनए वगैरह का भी अध्ययन आ जाता है। अब आपके जीव विज्ञान की कई सारी और भी शाखाएं हैं जो अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा इसमें आपके जो वनस्पति शास्त्र है उसको भी लिया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन। ठीक है, तो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जीव की कैटेगरी में ही आते हैं, तो इसलिए इनका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो आपके बायोलॉजी शब्द है ये आपके दिया था लेमार्क और ट्रेवनीवेरस ने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो शब्द है लेमार्क और ट्रेवनीवेरस द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अरस्तु। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो शब्द है वो तो बायोलॉजी जो शब्द है वो तो बायोलॉजी के ऊपर कई सारे मतलब जंतु विज्ञान के ऊपर कई सारी अपनी थ्योरी दी। उनमें इनकी एक जो थ्योरी है वो सबसे फेमस है कि जो आपके निर्जीव पदार्थ होते हैं उन्हीं से सजीव की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इनका कहना है, ऐसी इनकी थ्योरी है। जो मतलब करंट टाइम में सही भी है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब निर्जीव पदार्थ कौन से? निर्जीव पदार्थ में आप क्या आ जाते हैं, जैसे आपके कार्बन हुई, ठीक है, ऑक्सीजन हुई, ठीक है, इसके अलावा आपके हाइड्रोजन हुई, ठीक है, हुई, अमोनिया हुई, ये सारी गैसें आ जाती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हुई, ये सारी गैसें आपको देखने को मिल जाती हैं, और इन्हीं गैसों के मिश्रण से आपके H2O मतलब कि जल बना। ठीक है, और इन्हीं से फिर बाद में ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ। जैसे कि आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन चाहिए किसी जीव को जीने के लिए, मतलब अगर वो श्वसन प्रक्रिया करता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये बने। इसके अलावा अमोनिया बनी। ठीक है, इन सभी के द्वारा जो है बेसिकली सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। तो इसीलिए जो बायोलॉजी के पिता हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। ये जो आपके बायोलॉजी है उसका तो मैंने आपको बता दिया। अभी इसी में बायोलॉजी की कई सारी शाखाएं जो हैं वो बना दी गई हैं। इसमें आपकी पहली जो शाखा आती है वो आती है आपके जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान क्या? जंतु विज्ञान मतलब वह विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं में आपके जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। जितने भी आपके सरीसृप वर्ग में आते हैं वो आ जाएंगे। एम्फीबिया वर्ग में जो भी आता है वो आ जाएगा। रेप्टिलिया वर्ग में जितने भी है वो आ जाएंगे। ठीक है, कोर्डेट्स आ जाएंगे। ये सारे मतलब जितने भी प्रकार हैं जंतुओं के वो सभी आपके जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान में आ जाएंगे, जिसके पिता जो हैं
वो अरस्तु हैं। तो आपने देख लिया कि भाई अरस्तु को ही बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है और इसके साथ ही आपके जंतु विज्ञान या जूलॉजी का भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके बोटनी या फिर वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान, जिसके जनक आपके थियोफ्रेक्टस हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मॉडर्न बॉटनी या फिर टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी या फिर वर्गीकरण विज्ञान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी अपने यहाँ पे अपन देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सारे पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया था, ये लीनियस ने किया था, इसीलिए इनको टेक्सोनोमी का भी फादर कहा जाता है। इसके अलावा आप क्या आ जाते हैं, एडवर्ड जेनर जिन्होंने की जो आपके चेचक का टिक्का होता है वो भी बनाया था, इसीलिए इनको इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, शारीरिकी विज्ञान या प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी का फादर जो है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ग्रिगर जॉन मेंडल। इनको तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे। ठीक है, मतलब जो आप मॉडर्न जेनेटिक्स जो देख रहे हैं वो सारी इन्हीं की देन है, ग्रिगर जॉन मेंडल की ही देन है। ग्रिगर जॉन मेंडल बेसिकली एक पादरी थे, फिर ये अपने फ्री टाइम में इनका इंटरेस्ट था साइंस में, तो ये प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो इन्होंने मटर के पौधे पे कई सारे प्रयोग किए जो कि 10th क्लास में आपने अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़े होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है आपके साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, जो इसके पितामह हैं आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल बायोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि सेल बायोलॉजी मतलब सेल मतलब क्या। ठीक है, सेल मतलब क्या, सजीव की छोटी से छोटी इकाई। ठीक है, निम्नतम इकाई जो है उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, छोटी से छोटी क्या, छोटी से छोटी मतलब जैसे आपका स्किन है। ठीक है, स्किन के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे सेल हैं। ठीक है, छोटी छोटी कणिकाएं हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, और सेल में भी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है सेल को। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और आपके जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो वो आपके सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैव विज्ञान। इसके अंदर आपके जितने भी वायरस हुए, बैक्टीरिया हुए, उन सभी का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है और इसके पितामह हैं आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आपके माइकोलॉजी। ठीक है, जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है और इसके जो पिता हैं वो हैं बेसिकली आपके जनक या पिता कह सकते हैं आप, हेनरी एंटोन डी बेरी। हेनरी एंटोन डी बेरी। तो आप एक बार इनके नाम वगैरह याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछे जाते रहते हैं। और ये उत्पत्ति की धारणाएं देख लेते हैं। उसमें आपके सबसे पहले जैसे कि अरस्तु ने जो बताया था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीवों की जो उत्पत्ति है, सजीवों की उत्पत्ति है, वो आपके निर्जीव पदार्थों से हुई है। और वो जो निर्जीव पदार्थ थे वो आपके मैंने बता दिए कि जैसे ही अपनी पृथ्वी बनी थी तो उस पर कुछ गैसें ही पाई जाती थी बेसिकली। ठीक है, कुछ गैसें ही पाई जाती थी, जैसे आपके कार्बन हुई, हाइड्रोजन हुई। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें थी। फिर इनके मिश्रण से, इन गैसों के मिश्रण से आपस में कई और जो तत्व थे वो बने, जिसमें आपके एक तो मेथेन गैस आ जाती है। ठीक है, मेथेन हुई। ठीक है, मेथेन गैस आ जाती है। इसके अलावा आपके जल आ जाता है। ठीक, जो कि जीवन की सबसे अहम इकाई है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन हुआ। इसके अलावा अमोनिया हुई। ठीक है, इन्होंने क्या है, जीवन के उत्पत्ति को आधार दिया और जीवन के निर्माण में अहम योगदान दिया। मतलब जो
मतलब कि जो सरलतम जैव था उसकी उत्पत्ति में सहायक हुए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपके ओपेरेन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली ओपेरेन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ये सिद्धांत अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक थी जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी, उसके अंदर इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, जो है वो बेसिकली पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 8 चरणों में बताई थी कि 8 चरणों में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। मतलब पहले जैसे भाई पृथ्वी में आग का गोला थी जैसे कि आपको पता है भाई, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर गैसें बनी, फिर उन गैसों से बेसिकली जैसे कि आप देख पा रहे हो जल बना। ठीक है, जल से फिर महासागर बने, फिर महासागर में ही छोटे छोटे बैक्टीरियाज बने। ठीक है, जो विषाणु होते हैं वो बने, आपके एक कोशिकीय जीव बने, फिर एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव जैसे कि आपके नीलहरित शैवाल हुआ वो बने। ठीक है, ये सारों का निर्माण हुआ। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपके बताई गई हैं ओपेरेन सिद्धांत के अंदर। इसके अंदर बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैनले मिलर के प्रयोग। ठीक है, स्टैनले मिलर नाम से एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये जो ओपेरेन की परिकल्पना है इसको बताया था। इसको इन्होंने कैसे बताया था, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जो एक प्रयोग किया था, इन्होंने अपने प्रयोग में जो है वो बेसिकली एक ऐसी मतलब परिस्थितियां उत्पन्न की जो कि धरती के बनने के समय थी। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की और फिर मतलब जीवन की उत्पत्ति का ये जो सिद्धांत है इसको सही साबित कर दिया। ठीक है, तो ये अपने प्रयोगों द्वारा ओपेरेन परिकल्पना को सिद्ध किया इन्होंने। ठीक है, मतलब इन्होंने भी नाइट्रोजन, ये जल और ये आपके मेथेन वगैरह हुई, इन सभी का निर्माण करके दिखाया और बताया कि जीवन की उत्पत्ति बिल्कुल इसी प्रकार से हुई है। ये जो ओपेरेन सिद्धांत जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके पृथ्वी पे जो सबसे सूक्ष्म जीव बना था या सबसे पहला जो जीव बना था एक कोशिकीय जीव, वो था आपके विषाणु या वायरस। जैसे कि आपको पता है कि ये एक कोशिकीय होता है और सबसे सूक्ष्मतम जीव है, तो इतना कोई बड़ा बात नहीं थी। बट कई बाद में कालांतर में विकास हुआ और उसी विकास का परिणाम है कि बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, जिसमें जो सबसे पहले जो जीव बना था वो आपके नीलहरित शैवाल बना था। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भरण पोषण करता था। इसके अलावा जो कुछ और सिद्धांत भी आ जाते हैं, जैसे भाई आपके जैव विकास जो शब्द है वो आपके दिया था सबसे पहले तो स्पेंसर ने। ठीक है, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये जो जैव विकास शब्द है वो दिया था। और जैव विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है और लेमार्क वाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का जो सिद्धांत है वो बेसिकली फिलोसॉफिकल जूलॉजी नामक पुस्तक में दिया गया था। और ये लेमार्क वाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत क्या था, तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे आपने 10th की बुक में जिराफ वाला एक वो बात पढ़ी होगी कि जिराफ के जो पैर होते हैं, अग्र पाँव जो होते हैं वो बेसिकली लंबे हो गए। उसके पीछे रीजन ये बताया जाता है कि जैसे ही मतलब शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ गई तो मतलब जितने भी पेड़ घास के मैदान थे उन सभी कम होने लगे, वो सभी घास के मैदान कम होने लगे। तो जिराफ जो है वो बेसिकली जितने भी ऊंचे पेड़ पौधे हैं उनको खाने लगा। इस वजह से उसके आगे के पांव जो हैं वो कालांतर में ऊंचे हो गए। मतलब आने वाली पीढ़ियों में ये लक्षण वंशानुगत हुए और उसके मतलब आज अपन जो जिराफ देखते हैं उसके अंदर उसके अग्र पैर बड़े देखे जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। बट ये एक चीज में यहाँ पे ये गलती कर गए, इन्होंने बोला कि सभी लक्षण जो हैं वो वंशानुगत होते हैं, तो उसी का खंडन किया विजमैन ने। विजमैन भी एक वैज्ञानिक थे, बेसिकली इन्होंने ये बताया कि हर लक्षण जो है वो नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, मतलब अगली पीढ़ी में नहीं जाता। केवल वही लक्षण जो है वो बेसिकली अगली पीढ़ी में जाता है जो कि जीन में होता है। ठीक है, जो कि डीएनए में संचित होता है। मतलब जो डीएनए में जो संरचनाएं होती हैं उनके अंदर जो जीन होते हैं उनके अंदर कोई लक्षण होता है तो वही लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है। जो बाहरी जो लक्षण जो अपन अचीव करते हैं वही सारी चीज़ें
अगली पीढ़ी में नहीं जाती। जैसे कि कोई डॉक्टर का बेटा है तो जरूरी नहीं है उसका बेटा जो होगा वो भी डॉक्टर ही हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया चूहे पे। चूहे की लगभग 21 से 22 पीढ़ियों तक उसकी पूंछ काटी और फिर ये देखा कि भाई ये जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी वो बिना पूंछ के पैदा नहीं हुई, उनके अंदर भी पूंछ थी। तो इन्होंने ये बता दिया कि जो बाहरी जो लक्षण होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपके डार्विनवाद, ठीक है, या फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण नामक ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम से पुस्तक थी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी। इसके अंदर ये जो सिद्धांत है वो लिखा गया था। इस पुस्तक में क्या था कि जो योग्यतम है उसी का सिलेक्शन प्रकृति अपने आप कर लेती है, ये इस सिद्धांत में बताया गया था। योग्यतम का मतलब होता है जो मतलब जितने भी संघर्ष होते हैं उनको जीत लेता है, जैसे जातीय संघर्ष हो गए, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जीवन एक संघर्ष आपको पता है, तो जो इन संघर्षों को पार कर जाता है वही जीवित रहेगा और वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा। यही बेसिकली आपके प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था, मतलब प्रकृति चयन करती है, उत्तम का चयन करती है। इसके बाद में उत्परिवर्तनवाद ये दिया था आपके ह्यूगो डी वरीज ने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके नव डार्विनवाद, ये मेंडलवाद से प्रभावित था। मैंने आपको बता दिया मेंडलवाद मतलब इन्होंने बताया था कि एक पीढ़ी से लक्षण जो है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, बट वही लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं वो जो जीन में होते हैं, ठीक है। मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किया था मेंडल ने, वही सब इसके बारे में इन्होंने बताया। जो कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, ठीक है, कोशिकाओं का अध्ययन। इसके बाद में पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी इसके अंतर्गत वर्गीकरण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और फलों का अध्ययन इसको पामोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वृक्षों की आयु का पता लगाना डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी पेड़ के तने को काटते हो तो उसमें आपको ऐसे कई सारे वलय जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं वलय के आधार पे उस पेड़ की आयु का जो अनुमान है वह लगाया जाता है। इसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूमि के अध्ययन को पोडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हो सकता है एग्जाम में आ जाएं, तो एक बार देख लीजिएगा। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, नेक्स्ट वीडियो छोटा रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।